24 जनवरी 1973 भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के टेबल पर पाकिस्तान से आया एक ऑफिशियल लेटर रखा हुआ था। इंदिरा गांधी अच्छी तरह जानती थी कि ये लेटर खुद पाकिस्तान के प्रेसिडेंट जुल्फिकार अली भुट्टो ने भेजा है। इंदिरा ने लेटर उठाया और पढ़ने लगी। मैडम प्राइम मिनिस्टर, पाकिस्तान के सदर मुमलिकात यानी प्रेसिडेंट होने के नाते हम आपसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। 2 जुलाई 1972 को शिमला एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर के बाद भी भारत किस बात का इंतजार कर रहा है? पाकिस्तान के 93,000 सिपाहियों को अभी भी बंदी क्यों रखा गया है, जबकि शिमला एग्रीमेंट में हस्ताक्षर के वक्त उन्हें छोड़ने की बात पहले ही तय हो चुकी थी। हम आपसे दरखास्त करते हैं, जल्द इस मामले को सुलझाया जाए। इंदिरा गांधी के सामने उनके पर्सनल सेक्रेटरी पीएन हक सर भी बैठे हुए थे, जिनकी नजर इंदिरा के चेहरे पर टिकी हुई थी। इंदिरा गांधी ने उस लेटर को मोड़कर वापस अपनी टेबल पर रख दिया। हक सर साहब, आप जुल्फिकार अली भुट्टो को मेरी ओर से साफ साफ शब्दों में लिख दीजिए कि जब तक कश्मीर की सीज फायर लाइन खत्म नहीं होगी, एक भी युद्ध बंदी पाकिस्तान वापस नहीं जाएगा। ओके मैडम। और सिक्किम से कोई खबर आई? मैडम, खबर तो नहीं आई, पर एक टेलीफोन आया था। रॉ चीफ रामनाथ काओ कल सुबह आपसे मिलने आएंगे। ठीक है। 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध में भारत की जीत के बाद इंदिरा के लिए इस वक्त पाकिस्तान से ज्यादा सिक्किम मायने रखता था। सिक्किम में इस वक्त क्या चल रहा है, ये जानने को बेताब इंदिरा कल की सुबह का भी बेसब्री से इंतजार कर रही थी। इंदिरा गांधी के इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। दूसरी सुबह रामनाथ काओ इंदिरा के ठीक सामने बैठे थे। आज से कुछ महीने पहले जब मैंने आपसे पूछा था कि क्या सिक्किम का कुछ हो सकता है, तब आपने मुझसे वक्त मांगा था और अभी तक आपकी ओर से कोई जवाब नहीं आया। राम जी, बताइए मुझे, सिक्किम में आखिर चल क्या रहा है? मैडम, सिक्किम में रॉ अपने काम पर लग गई है। जैसा आप चाहती हैं बिल्कुल वैसा ही होगा। सिक्किम जल्द भारत का हिस्सा बन जाएगा। बस हमें थोड़ा सा वक्त दीजिए। देखिए, 1950 में सिक्किम को स्पेशल स्टेट का दर्जा देकर भारत पहले ही गलती कर चुका है। अब हम वो गलती दोबारा नहीं दोहरा सकते। अगर सिक्किम को पूरी आजादी मिल गई तो सिक्किम भी भूटान की तरह स्वतंत्र राष्ट्र बन जाएगा और सिक्किम की देखा देखी पूर्वी भारत के कई राज्य उठकर ऑटोनॉमी और स्वतंत्र राष्ट्र की मांग करने लगेंगे और ऐसे भारत के सामने कई पाकिस्तान खड़े हो जाएंगे, जो हमें ये मंजूर नहीं। आपकी प्लानिंग क्या है वो बताइए। अजीत सिंह सयाली, पीएन बनर्जी, जीबीएस सिद्धू सिक्किम, तिब्बत और भूटान में तैनात हैं। हमारी नजर सिक्किम के राजा पलदेन थोंदुप नामग्याल और उनकी वाइफ होप कुक उर्फ होप नामग्याल पर टिकी हुई है। होप एक अमेरिकन है और वो सिक्किम को लेकर इस वक्त हाईली एक्टिव है। तो क्या आप होप कुक को मोहरा बनाएंगे? शायद आगे क्या होगा सारी डिटेल मैं आपको फिलहाल नहीं बता सकता, लेकिन इतना कह सकता हूँ कि जल्द कश्मीर के महाराज हरी सिंह की तरह सिक्किम के राजा थोंडुप नामग्याल को भी एहसास हो जाएगा कि सिक्किम का भारत में मिल जाना ही बेहतर है। ठीक है, कीप मी अपडेटेड। हाँ, ओके मैडम, ओके। रामनाथ काओ सिक्किम को लेकर अपने काम पर लग गए और उधर एक हफ्ते बाद दिल्ली में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो की एक बार फिर मुलाकात हुई। इस मीटिंग में जुल्फिकार अली भुट्टो के साथ अजीज अहमद और इंदिरा गांधी के साथ पीएन हक सर भी मौजूद थे। भुट्टो ने इंदिरा गांधी को शांत देखा तो अपनी तरफ से बातचीत की पहल की। मिसेस गांधी, हम पर पॉलिटिकल प्रेशर बढ़ता जा रहा है, हमें भी जवाब देना है। पाकिस्तान के 93,000 सिपाहियों को भारत ने अभी भी बंदी क्यों बना रखा है? भुट्टो साहब, आप भूल रहे हैं, उन्हें छोड़ने की नहीं, इन्वेस्टिगेशन की बात हुई थी। क्या मतलब? इंडियन आर्मी के रिपोर्ट के मुताबिक 159 पाकिस्तानी सिपाही, जिसमें आपका जनरल नियाजी भी शामिल है, उन पर जीनोसाइड और बांग्लादेशियों के शोषण का मामला दर्ज हुआ है। उन सभी पर पहले ट्रायल चलेगा, बाकी युद्ध बंदियों को छोड़ दिया जाएगा। देखिए, अब हम भारत के नाम पर पाकिस्तान में इतना बड़ा जोखिम नहीं उठा सकते। भारत युद्ध बंदियों को नहीं छोड़ना चाहता है, कोई बात नहीं, सबको उठाकर गंगा नदी में फेंक दीजिए, लेकिन किसी भी पाकिस्तानी सैनिक पर ट्रायल नहीं चलेगा।
पाकिस्तान इससे सहमत नहीं है। भुट्टो साहब, आपको आपके 93,000 सिपाही याद हैं, पर भारत की शर्त याद नहीं। हमने कहा था जब तक सीज फायर लाइन खत्म नहीं होगी बात आगे नहीं बढ़ सकती। मिसेस गांधी, आप समझ नहीं रही हैं। सीज फायर लाइन को हम और आप कैसे खत्म कर सकते हैं? ये एक इंटरनेशनल मामला है। ये सिर्फ भारत और पाकिस्तान का मामला नहीं है। यही तो आपकी भूल है। कश्मीर इंटरनेशनल मुद्दा नहीं है, भारत और पाकिस्तान का इंटरनल मुद्दा है। शायद आपने कनाडा से आने वाली खबर नहीं सुनी। जरा अपना टेलीविजन ऑन करिए और देखिए भारत की छवि कैसे बर्बाद हो रही है। इंदिरा गांधी ने हक्सर की ओर इशारा किया। हक्सर ने उठकर टेलीविजन ऑन किया। दूरदर्शन पर कनाडा से आने वाली एक खबर प्रसारित हो रही थी। कनाडा की सड़कों पर भारत के खिलाफ मुहिम चलाए जा रहे हैं। कनाडा में मौजूद पाकिस्तानी नागरिक चीख चीख कर कह रहे हैं कि भारत क्या गांधी को भूल गया है? क्या भारत अपने महात्मा के रास्ते से भटक गया है? युद्ध में जीत के बाद भी पाकिस्तानी सिपाहियों को अभी भी कैद में रखने की क्या वजह है? क्या भारत एक तानाशाह बनना चाहता है? इंदिरा गांधी ने टेलीविजन बंद करने का इशारा किया। टेलीविजन बंद होते ही भुट्टो एक बार फिर इंदिरा पर बरसने लगे। देखा आपने? क्या आप भारत की छवि को बर्बाद करना चाहती हैं? 1971 के युद्ध के बाद भारत की छवि पहले ही आबाद हो चुकी है। चंद पाकिस्तानी आवाम कनाडा की सड़कों पर क्या नारेबाजी करती है, इससे भारत को कोई फर्क नहीं पड़ता। भारत बांग्लादेश को आजाद करवाने वाला राष्ट्र है। आप हमारी छवि याद मत दिलाइए। हमारी शर्त याद करिए और LOC पर फैसला लीजिए। कैसी शर्त? शिमला में हुई दोनों बैठक में हम सभी क्लॉज पर चर्चा कर चुके हैं। अब कुछ बाकी नहीं है। बिल्कुल कर चुके हैं, लेकिन अभी भी LOC का मुद्दा अटका हुआ है। सीज फायर लाइन का भारत और पाकिस्तान के बीच अब कोई अस्तित्व नहीं होगा। भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर के मुद्दे में अब कोई तीसरा देश शामिल नहीं होगा, यूनाइटेड नेशन भी नहीं। सीज फायर लाइन को लाइन ऑफ कंट्रोल का दर्जा दिया जाएगा और इसके साथ ही यूनाइटेड नेशन मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप इंडिया और पाकिस्तान यानी कि नजर सीज फायर लाइन पर नहीं होगी। इस मामले को भारत और पाकिस्तान आगे आपसी सहमति से हल करेंगे। जब तक आप इस पर सहमति नहीं जताते, शिमला समझौता पूरा नहीं हो सकता। ठीक है, आज से सीज फायर लाइन को लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी कि LOC कहा जाएगा। पाकिस्तान आपकी बात से सहमत है। LOC पर सहमति तो पाकिस्तान ने जता दी, लेकिन इसे लेकर कोई ऑफिशियल दस्तावेज तैयार नहीं किए गए। इस बैठक के बाद 9 अप्रैल 1974 को पाकिस्तान के आखिरी 195 युद्धबंदियों को पाकिस्तान वापस भेज दिया गया। वहीं भारत में शिमला समझौते को लेकर इंदिरा सरकार पर एक बार फिर उंगलियां उठने लगीं। विपक्ष के कुछ नेता इंदिरा सरकार के खिलाफ बयानबाजी करते नजर आ रहे थे। विपक्ष के नेता खास तौर पर अटल बिहारी वाजपेयी का कहना है कि शिमला समझौता इंदिरा सरकार की सबसे बड़ी भूल है। युद्ध जीतकर भी भारत ने खुद को पाकिस्तान के कदमों में रख दिया है। लाइन ऑफ कंट्रोल के कोई दस्तावेज मौजूद नहीं है और कश्मीर मुद्दे को हल करने का एक बहुत अच्छा मौका श्रीमती गांधी ने गंवा दिया है। एक बार फिर हम वहीं खड़े हैं जहां से हमने शुरुआत की थी। आज भी कश्मीर परेशानी का सबब बना हुआ है। भारत के अंदर राजनीतिक वाद विवाद बढ़ते जा रहे थे, तो दूसरी तरफ गंगटोक की पहाड़ी में रॉ और इंडियन आर्मी इस राजनीतिक दांवपेच से दूर अपने काम पर लगी हुई थी। गंगटोक में रामनाथ काओ की मुलाकात इंडियन आर्मी चीफ सैम मानेकशॉ से हुई। इंडियन गवर्नमेंट चाहे सिक्किम को लेकर कैसा भी फैसला दे, ऑटोनॉमी दे या फिलहाल स्पेशल स्टेट का दर्जा और पुख्ता कर दे, पर मैं अपनी सेना सिक्किम बॉर्डर से नहीं हटा सकता। इंडियन आर्मी सिक्किम में तैनात रहेगी। बिल्कुल, मैं भी यही चाहता हूँ। नेपाल, भूटान और चीन सिक्किम की सीमा इन तीनों से लगी हुई है। सिक्किम की सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। बाकी सिक्किम का इंटरनल मामला रॉ संभाल लेगी। आप बॉर्डर सिक्योरिटी का ध्यान रखें। सिक्किम जैसे छोटे से राज्य पर इंदिरा गांधी, रामनाथ काओ, सैम मानेकशॉ और इंडियन इंटेलिजेंस ब्यूरो के चीफ बनर्जी जैसे बड़े भारतीय दिग्गजों की नजर टिकी हुई थी। वहीं सिक्किम के साथ साथ इंदिरा गांधी की
नजर न्यूक्लियर रिसर्च फैसिलिटी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर पर भी टिकी हुई थी, जहां होने वाली एक खास रिसर्च पूरी दुनिया के सामने भारत की छवि बदलने वाली थी। नमस्कार, मैं हूं भारत की आवाज, जिसे आप दूरदर्शन के नाम से भी जानते हैं। 1950 में मुंबई की व्यस्त सड़कों की भीड़-भाड़ के बीच भारत के नेशनल ब्रॉडकास्ट चैनल के रूप में मैंने भारत में कदम रखा और आपके सामने खबरें लाने के साथ साथ आपका मनोरंजन भी किया। आज मैं आपको भारत और पाकिस्तान के एक नए दौर से परिचित करवाने आया हूँ, जहाँ हम 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद भारत की जीत से लेकर कारगिल युद्ध तक की पूरी कहानी जानेंगे। हम समझेंगे कि भारत कैसे एक न्यूक्लियर पावर बना और पाकिस्तान ने भारत की इस छवि पर कैसे रिएक्ट किया। हम सुनेंगे दास्तान खालिस्तान की, इमरजेंसी की और पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में हुए इलेक्शन की, पाकिस्तान में बदलती एक और तानाशाही राजनीति की, पंजाब की समस्या, काबुल की तकलीफ, सियाचिन ग्लेशियर में हुआ युद्ध, पाकिस्तान में लश्कर तैयबा से लेकर बदलते दौर में कारगिल युद्ध की कहानी, भारत और पाकिस्तान की बदलती राजनीति और आपसी झगड़े के साथ विकास के इस दौर का साक्षी बनने के लिए सुनते। 4 मई 1974 एयर इंडिया की फ्लाइट दिल्ली से राजस्थान उड़ान भर रही थी। फ्लाइट में भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के डायरेक्टर राजा रमन्ना और साइंटिस्ट पी.के. अयंगर भी बैठे हुए थे। दोनों साइंटिस्ट के चेहरे पर परेशानी साफ नजर आ रही थी। राजा रमन्ना के हाथ में एक नीले रंग की थर्मस की बोतल थी, जिसमें पानी के बजाय प्लूटोनियम का 6 किलो का एक गोला रखा हुआ था। अपनी पूरी यात्रा के दौरान दोनों ने एक शब्द भी एक दूसरे से बातचीत नहीं की। प्लूटोनियम से भरे थर्मस को राजा रमन्ना ने कुछ इस तरह से अपनी दोनों हाथों में जकड़ कर रखा था, जैसे मानो उस थर्मस में उनकी जान बसती हो। फ्लाइट के लैंड करते ही सबकी नजरों से बचकर पूरी सावधानी के साथ राजा रमन्ना और अयंगर एक जीप में बैठे और राजस्थान के पश्चिमी रेगिस्तान थार की ओर रवाना हो गए। एक लंबी दूरी तय करने के बाद वो दोनों थार के पोखरण पहुंचे। मई की तपती गर्मी में रेतीली जमीन पर चलते रमन्ना और अयंगर दूर से आर्मी के जवानों को अपना काम करते देख रहे थे। अयंगर से अब उन दोनों के बीच की चुप्पी बर्दाश्त नहीं हुई। गर्मी से परेशान अयंगर ने अपने चेहरे पर आए पसीने को अपने रुमाल से पोंछते हुए राजा रमन्ना की ओर देखा। रामन्ना, क्या हम सफल हो जाएंगे? सालों की मेहनत बर्बाद तो नहीं होगी? प्लानिंग बहुत सटीक है, फिर डरने की क्या जरूरत? हम जरूर सफल होंगे। इतनी शांति से इस तपती गर्मी में हम धमाके की तैयारी कर रहे हैं। हम क्या करने वाले हैं ये शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा। बिल्कुल अयंगर, अब सरकार की नजर में देखा जाए तो ये धमाका है, वो भी एक शांतिपूर्ण धमाका। खैर, बंदूक तो बंदूक है, चाहे गोली रेगिस्तान की रेत में चले या सरहद पर, गोली की आवाज तो आती ही है और चिंगारी भी निकलती है। अब देखना ये है कि हमारी ये चिंगारी कहाँ तक धुआं फैलाती है। अयंगर और राजा रमन्ना चलते चलते आखिरकार उस जगह पर पहुंच गए जहां रेत के बीचों बीच आर्मी के सिपाही गड्ढा खोदने में व्यस्त थे। काफी मशक्कत के बाद एल शेप में एक बड़ा सा गड्ढा खोदा गया। गड्ढा तैयार था, अब उसके अंदर डिवाइस को असेंबल करने की बारी थी। राजा रमन्ना ने प्लूटोनियम को उस थर्मस से बाहर निकाला। एक सीक्रेट हेक्सागोनल डिवाइस को असेंबल किया गया और प्लूटोनियम फिक्स करने के बाद उसे एल शेप के गड्ढे में सबसे किनारे पर रखा गया। इसके बाद मिट्टी और सीमेंट से उस गड्ढे को सील किया गया। वैसे ये काम इतना आसान नहीं था। काफी कोशिश के बाद इस काम को अंजाम दिया गया, जिसमें कुल 12 से 13 दिन का वक्त लग गया। इसी बीच कभी रेतीली जमीन में गड्ढा खोदते वक्त गड्ढे से पानी निकल आता है, तो कभी गर्मी में डिवाइस फैलने लगती थी, तो कभी प्लूटोनियम अपने खांचे में सेट नहीं हो पा रहा था। तमाम परेशानियों के बावजूद भी भारतीय वैज्ञानिकों ने अपना काम कर दिखाया। 18 मई 1974 की सुबह टेस्ट सेंटर से 5 किलोमीटर दूर एक ऑब्जर्वर बंकर के अंदर जाते ही टीम ने बटन प्रेस किया। कुछ सेकंड सन्नाटा छाया रहा। इस सन्नाटे के साथ भारतीय साइंटिस्ट की पूरी टीम के चेहरे पर पसीने और परेशानी की झलक साफ नजर आने लगी। लेकिन तभी पलक झपकते ही बहुत बड़ा धमाका हुआ और रेत का एक बड़ा भारी टीला आसमान की ऊंचाइयों को छूने लगा। नजारा देखने में कुछ ऐसा था जैसे रेत खुद अपनी मर्जी से हवाई महल बना रही हो। हवा में उड़ती रेत के गुब्बार को देख
आयंगर खुशी से झूम उठे। पूरी टीम इतनी खुश हो गई कि अब गर्मी में भी उन्हें ठंडी हवा के झोंके महसूस होने लगे। आयंगर ने मुस्कुराते हुए राजा रमन्ना की ओर देखा। सर, we have forged our desires into a golden reality. Yes, Iyengar, we did it. रमन्ना इतना कहते ही आर्मी की एक जीप में बैठकर तेजी से पोखरण से दूर राजस्थान की आर्मी कैंप की तरफ निकल गए। कैंप पहुंचते ही उन्होंने तुरंत इंदिरा गांधी के पर्सनल सेक्रेटरी पीएन हक्सर को फोन मिलाया। मिस्टर हक्सर, हमने कर दिखाया, हम सफल रहे। What? Seriously? जी, तपती रेत में उठते गुब्बार ने बता दिया कि हम सफल रहे। हेलो, हेलो। उस वक्त पोखरण आर्मी कैंप की लाइन डिस्टर्ब चल रही थी। इसके आगे हक्सर और रमन्ना की बातचीत नहीं हो पाई, लेकिन हक्सर समझ गए कि भारत ने एक नई कामयाबी हासिल कर ली है। वो तुरंत भागते हुए इंदिरा गांधी के ऑफिस के अंदर चले गए। मैडम, द लॉर्ड हनुमान हैड लिफ्टेड इट। इतना सुनते ही इंदिरा गांधी के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ने लगी। 1972 में ही इंदिरा ने रक्षा मंत्री जगजीवन राम के साथ मिलकर भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के चीफ राजा रमन्ना को न्यूक्लियर टेस्ट की अनुमति दे दी थी। ये भारत का पहला सफल परमाणु परीक्षण था, जिसे भारत के थार रेगिस्तान में मौजूद पोखरण में अंजाम दिया गया था। 18 मई 1974 सुबह ठीक 10 बजे जब लोग अखबार के पन्ने पलटते हुए चाय की चुस्कियां ले रहे थे, दूरदर्शन पर सुबह सुबह का एक रेगुलर प्रोग्राम शुरू हुआ, जिसमें न्यूज एंकर की आवाज के बजाय एक धमाके की आवाज सुनाई दी, जिसने दर्शकों का ध्यान अपनी ओर खींचा। भारत के हर एक नागरिक को ये बताते हुए हमें गर्व हो रहा है कि भारत ने सफलतापूर्वक न्यूक्लियर परीक्षण को अंजाम दे दिया है। ये एक शांतिपूर्ण ढंग से किया गया न्यूक्लियर टेस्ट था, जिसे भारत के पश्चिमी इलाके में पूरा किया गया है। उस ऐतिहासिक इलाके के एग्जैक्ट लोकेशन से इस वक्त हर कोई अनजान है, क्योंकि ये भारत का एक सीक्रेट मिशन था। इंडियन गवर्नमेंट ने इस ऑपरेशन को स्माइलिंग बुद्धा का नाम दिया है। हमारे साथ बने रहिए, जल्द ही हम इससे जुड़ी सारी खबर आप तक पहुंचाते रहेंगे। ये खबर हर किसी के लिए चौंका देने वाली थी। भारत न्यूक्लियर टेस्ट कर सकता है, ऐसा किसी ने सोचा भी नहीं था। जल्द ही ये खबर भारत से बाहर पूरी दुनिया में फैल गई। केवल सिंह, जो एक भारतीय डिप्लोमेट थे, उन्हें एक खास ड्यूटी दी गई थी। अपनी ड्यूटी पूरी कर दूसरी शाम वो इंदिरा गांधी से मिलने उनके दफ्तर आए। मैडम प्राइम मिनिस्टर, यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड किंगडम, जापान, कनाडा जैसे देशों का मानना है कि भारत न्यूक्लियर टेस्ट नहीं कर सकता। वो सब भारत सरकार के इस न्यूक्लियर टेस्ट की खुलकर निंदा कर रहे हैं, जबकि फ्रांस भारत के साथ है। फ्रांस ने भारत को बधाई दी है। और पाकिस्तान? आज सुबह लाहौर में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भुट्टो ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी और उसमें उन्होंने कहा है कि भारत के इस परमाणु परीक्षण को पाकिस्तान मंजूरी नहीं देगा। पाकिस्तान का मानना है कि भारत युद्ध पर शांति के बावजूद भी इन परमाणु हथियारों को तलवार बनाकर पाकिस्तान की गर्दन पर रखने की कोशिश कर रहा है, और अगर ऐसा किया गया तो पाकिस्तान